आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम में आई एक बड़ी अड़चन के बारे में। और ये अड़चन अब इंडियन साइड से नहीं है। आपको बता दें कि एमआरएफए हमारे लिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और इंडियन एयरफोर्स जिस प्रकार से इसको लेकर बात कर रही है, अब हम ये श्योरली कह सकते हैं कि कभी भी इसको लेकर के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये प्रदान करी जा सकती है। लेकिन अब इसमें अड़चन ये आई है कि इस समय रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर जिस प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं, उससे एरोस्पेस इंडस्ट्री दुनिया भर की बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। यहाँ पर ये दो देश जो हैं, ये रॉ मटेरियल्स और जो प्रोसेस्ड एलॉयज हैं, इनको सप्लाई करते हैं, जैसे कि टाइटेनियम हो गया और दूसरे हो गए पार्ट्स, जो कि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हुआ ये है कि जो सप्लाईज है ये स्लो डाउन हुई हैं, जिसके वजह से दुनिया भर के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि एयरक्राफ्ट बनाते हैं, उनको अपना जो प्रोडक्शन रेट है वो कम करना पड़ा। और ये जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो डसाल्ट एविएशन हो गई या दूसरी कंपनियां हो गई, ये अपने जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट है, इनके प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो इंजन की अवेलेबिलिटी है वो सही समय पर नहीं हो पा रही है। और इसका सीधा प्रभाव अब यहाँ पर माना जा रहा है कि भारत के एमआरएफए प्रोग्राम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल एरोस्पेस कंपनीज जो है वो स्पेशल एलॉयज और की कंपोनेंट जो फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं, उनकी शॉर्टेज से जूझ रही हैं। और ये जो शॉर्टेज है वो उनके करंट फाइटर जेट प्रोग्राम को स्लो डाउन कर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें भारत के एमआरएफए में भी देखने को मिल जाएगा। अब इससे भारत अछूता नहीं है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि एमआरएफए को लेकर भारत की तरफ से देर तो की गई है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि 2019 में जब टेंडर इशू किया गया था, तो ये कहा गया था कि 2021 से 22 तक चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और 26 से पहला एयरक्राफ्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी 2024 का मध्य चल रहा है और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी तक इस प्रोग्राम में नहीं दी गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, ये मिलने के बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का ऑफर है, ये सामने रखा जाएगा। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू करी जाएगी। अब सबसे क्रूशल एस्पेक्ट इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का ये होगा कि भारत जो डिलीवरी स्केड्यूल है, इसकी गारंटी चाहेगा जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है उनसे। यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और जिसका जब मन हो रहा है वो एयरक्राफ्ट ट्रांसफ़र कर रहा है। भारत को यहाँ पर एयरक्राफ्ट डिलीवरी की गारंटी भी चाहिए। साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको एश्योर करना पड़ेगा कि सब कुछ भारत के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेगा। जो जो बदलाव भारत के द्वारा कहे जाएंगे वो सब करने पड़ेंगे। अब क्योंकि भारतीय वायुसेना घटित स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और भारतीय वायुसेना इस समय इस स्टैंड को लेने के लिए यूं कह लें मजबूर भी है। क्योंकि अगर हम बात करें इस प्रकार के टेंडर की, तो इतना स्ट्रिक्ट जो अभी तक कदम था, ये कभी भी नहीं उठाया गया और ना ही फाइनेंशियल पेनल्टीज का अभी तक कोई भी नामो निशान था। लेकिन यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि भारत अगर एमआरएफए की डील को फाइनलाइज कर भी लेता है, तो पहला फुली फ्लाईवे जो फाइटर जेट है ये कब तक मिलेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एमआरएफए के टर्म्स की बात करें, तो जो टर्म्स प्रपोज किए गए हैं उसमें तो साफ साफ लिखा गया है कि 3 वर्षों के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के जो पहला एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स को मिल जाना चाहिए। और एटलीस्ट तकरीबन 14 यूनिट जो है ये डायरेक्टली ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करी जाएंगी। या यूँ कह लें कि इनमें तकरीबन शुरुआती 14 एयरक्राफ्ट जो है ये वहीं बनाए जाएंगे और भारत में आकर के इनको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और बाकी के जो एयरक्राफ्ट हैं तकरीबन 100 की संख्या में, इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। जी हाँ, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में ही बनाए जाएंगे, जहां पर हर प्रकार का टेक सपोर्ट और दूसरे जो सपोर्ट्स हैं ये भारत को प्रदान करने होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप समझ चुके होंगे कि भारत की टाइमलाइन तो स्ट्रिक्ट है, लेकिन शायद मौका गलत है। अब अगर हम प्रोडक्शन रेट की बात करें, तो इंडियन एयरफोर्स ने जो प्रोडक्शन रेट डिमांड किया है वो काफ़ी एम्बिशियस है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये एक्सपेक्ट करके चल रही है कि तकरीबन 8 से 10 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक प्राप्त होंगे और आने वाले भविष्य में ये तकरीबन 20 से 24 यूनिट एनुअली तक भारत में मैन्युफैक्चर कर सकेंगे 5वें साल तक। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद लोकल प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने में तकरीबन 2 से 3 साल लग जाएंगे। यानी कि भारतीय वायुसेना का प्लान भले एम्बिशियस हो, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश करने में ही कम से कम 3 साल लगने वाले हैं।
इंडियन एयरफोर्स का गोल तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 6 वर्षों के अंतर्गत सभी जो 114 फाइटर जेट्स हैं इनकी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाए, या यूं कह ले जो सभी कह सकते हैं 114 फाइटर जेट हैं इन्हें 6 वर्षों के अंतर्गत फास्ट ट्रैक किया जाए। हालांकि इनकी डिलीवरी काफ़ी मुश्किल लग रही है कि हो पाएगी, लेकिन कम से कम जो पहला एयरक्राफ्ट है ये हमें 3 वर्षों तक मिल जाए इसकी उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना को अर्जेंसी है। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना लगातार अग्रेसिव हो रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय वायुसेना यही चाहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र जो एयरक्राफ्ट है ये मिल जाए। हालांकि ये जो 6 वर्षों वाली टाइम लाइन ये काफ़ी पुरानी है और अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डसाल्ट एविएशन की बात करें और उनके ऑर्डर बुक को देखें तो डसाल्ट एविएशन की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी 200 को पार कर चुकी है। और करंट प्रोडक्शन लाइन की अगर हम बात करें तो करंट प्रोडक्शन जो इस तरह चल रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है कि डसाल्ट एविएशन सही समय पर ये सब काम कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी डसाल्ट एविएशन ने प्रोडक्शन बढ़ाने का को प्रयास किया था, लेकिन सप्लाई चेन इश्यूज के चलते जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं और उन्हें भी अपने काम को स्लो करना पड़ा। और एक रिपोर्ट तो यहाँ तक दावा करती है कि अगर 2025 में ये डील फाइनलाइज होती है तो कहीं 2028 या 29 तक जाकर को भारत को पहला राफेल जो F4 स्टैंडर्ड है ये प्राप्त होगा। इससे पहले कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती है। तो यहाँ पर आप मामले की गंभीरता का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि भारत सप्लाई चेन इश्यूज से काफ़ी कुछ सीख चुकी है, और जो चीज़ें हमें Su-30 MKI के केस में और MiG-29 के केस में देखने को मिली वो राफेल के केस या MRFA में देखने को ना मिले, उसके लिए पहले एक रोबस्ट डोमेस्टिक सप्लाई चेन को स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि एडिशनल चैलेंजेस को काउंटर करने का काम करेंगी। हालांकि इन सप्लाई चेन को स्टैब्लिश करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता हमें देखने को मिलेगी। और माना जा रहा है कि जो इंडियन मेड कंपोनेंट हैं वो डील साइन होने के 4 से 5 वर्षों में भारत को मिलने लगेंगे। यानी प्रोग्राम तो काफ़ी उम्दा बनाया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा होता है वो देखने लायक होगा। इंडियन एयरफोर्स ये जानती है कि अब सिर्फ हम MRFA और सॉरी तेजस मार्क 2 और एमका के भरोसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि एमका अभी हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है, तो वही तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन 2029 से शुरू होगा। तो ऐसे में हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ जहाँ चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर्स को डिप्लॉय कर रहा है तो वही पाकिस्तान भी इस समय पगलाया हुआ है। पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है कि उसके पायलट्स ऑलरेडी जो FC-31 है उसमें ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। अब भले ही ये एक दबाव बनाने का प्रयास हो, लेकिन जब दुश्मन की तरफ से ऐसे क्लेम किए जाते हैं तो आप उनको गंभीरता से लेते हैं। तो आशा करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का ये जो प्लान है ये शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो और हमें MRFA के अंतर्गत जो डील है ये साइन होती दिखाई पड़े। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ आप अपना सुझाव भी दीजिए कि क्या भारतीय वायुसेना इसमें ऑलरेडी देरी कर चुकी है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।